हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्विक इजी लॉ। आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल लॉ का यूनिट 6 के टॉपिक 6 पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा सिलेबस। ये नेट का सर्टिफिकेट मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कब आया था फोर्स में? अक्टूबर 1 1932 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए एन एक्ट ऑफ फॉर्म ये डिफाइन करता है इट मीन्स एन एक्ट और ओमिशन बाय ऑल दी पार्टनर्स। कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा एक्ट जो उन्होंने नहीं किया, किसने? बाय ऑल दी पार्टनर्स ने। और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म, या कोई ऐसा एक्ट जो एक बंदा करे जो पार्टनर हो या उस फर्म का एजेंट हो वो, विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। और उनके इन एक्ट के द्वारा एक ऐसी राइट क्रिएट हो जाए जो वो एनफोर्स करा सकते हैं या उनके खिलाफ एनफोर्स हो सकती है। ये बात करता है कि एक्ट ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है। सेक्शन 3 बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल अप्लाई सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट टू दिस एक्ट। तो ये कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे अनलेस एंड अनटिल जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के अगेंस्ट ना जाए। लर्न सेक्शन 2A, सेक्शन 3 टू सेक्शन 10 हेडिंग बाय हार्ट, प्लस सेक्शन 31 से 35 प्लस 39 टू 44। ये जो सेक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये आपको याद होने चाहिए हर हाल में। आपको ये सारे के सारे सेक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए आपके टिप्स पे। क्यों ये सेक्शंस वो पूछते हैं। देखिए सेक्शन 4 जो है डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम के बारे में। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये कहता है भाई पार्टनरशिप का वो मतलब है जब पर्सन जो है वो एग्री करते हैं कि हम लोग अपने प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, चाहे वो एक बंदा सब पार्टनर्स के लिए काम करे या वो सारे पार्टनर्स मिलके सारा काम कर रहे हो। ये है पार्टनरशिप। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, उनको हम कहते हैं पार्टनर्स। जो आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? पार्टनर्स। और उन ग्रुप ऑफ पार्टनर्स को कहते हैं फर्म। एंड द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम। और जिस नाम के अंदर वो काम करते हैं उसे फर्म नेम कहते हैं। कितना सिंपल है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। ये कहता है द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। वो कहता है जी पार्टनरशिप जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट से पैदा होती है, स्टेटस से पैदा नहीं होती। और स्टेटस का क्या मतलब है? एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर्स ऑफ HUF और बर्मीज बुद्धिस्ट हिंदू एंड हस्बैंड एंड वाइफ, एंड बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये जो लोग हैं ये क्या है? स्टेटस से जो लोग बिजनेस करते हैं, मतलब फैमिली स्टेटस है तो आप HUF के अंदर आ जाते। तो जो चीज़ आपको स्टेटस के थ्रू एक्वायर कर रहे हो वो चीज़ जो है कभी भी पार्टनरशिप नहीं होगी। जिन चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट होगा सिर्फ वही चीज़ जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कवर होगी। तो इसीलिए दोनों के दोनों पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। सेक्शन 6 बात करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। रिगार्ड शेल बी हेड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो कहते हैं भैया अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में पता लगाना है कि किसी के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आप सबसे पहले उनका रियल रिलेशन देख लीजिए। Explanation 1. The sharing of the profit or of gross returns holding a joint or common interest in that property does not itself make such person partners। तो कहता है भैया अगर कोई प्रॉफिट शेयर कर रहा है आपस में तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही पार्टनरशिप में हो, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। उनकी रियल रिलेशन प्लस उनकी रियल इंटेंशन क्या है ये भी बहुत मैटर करती है। द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफ अ पेमेंट कंटिंजेंट बाय अ बिजनेस डज नॉट इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर। इसका एग्जाम्पल क्या इनका देखिए। बाय लेंडर ऑफ अ मनी टू अ पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज अ बिजनेस। भैया एक लेंडर है, उसने आपको पैसे दे रखे हैं, ठीक है। अब आप उसको पैसे दोगे, उसके वापस इसका ये मतलब नहीं है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो उसमें उसने पार्टनर बन जाएगा क्योंकि उसने पैसा दिया, नहीं ऐसा नहीं है। सर्वेंट या एजेंट जिसको आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो अपने धंधे में काम करते हो, भैया उसका ने काम किया, इसका ये मतलब थोड़ी ना आपने उसको पार्टनर बना लिया है वो आपका पार्टनर बन गया, नहीं। विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिजीज पार्टनर एज एन एनविटी, साल में जो पैसा मिलता है उससे भी आप नहीं बनोगे। बाय प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल। आपने गुडविल बेच दी है, उससे जो पैसा मिला है प्रीवियस ओनर को या पार्ट ओनर को, इसका भी ये मतलब नहीं होता जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो वो पार्टनर बन जाएगा। यही चीज़ जो है वो जो है एक्सप्लेनेशन 1 और 2 की बात करें कि बस अगर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल जाए, कोई कंटिजेंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ पर्टिकुलरली और उससे आपको पैसा मिल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बिज़नेस में एज आ पार्टनर हो, नहीं। यू कैन बी एन एम्प्लॉय एज वेल देयर, इट डजेंट मीन दैट यू आर अ पार्टनर। सेक्शन 7 सेक्शन 8 ये दोनों नंबर आप अच्छे से याद कर लो। 5 आप बहुत अच्छे से याद करो, 7 8 अच्छे से याद करो। पार्टनरशिप एट विल पहले आता है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप बाद में आता है। W पहले और P बाद में, अच्छे से याद रखना 7 और 8। नो प्रोविजन इन कॉन्ट्रैक्ट, जब किसी भी प्रोविज़न ना हो कॉन्ट्रैक्ट में और जो कि ड्यूरेशन बता रहा हो कि पार्टनरशिप इतने साल तक रहेगी, या वो ये बता रहा हो और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगी, तो क्या है
कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है। तो भैया जब बंदे का मन करेगा वो उस दिन चाहेगा आपसे पार्टनरशिप वो ख़त्म कर सकता है, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी के हिसाब से। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब नाम ही सजेस्ट कर रहा है, जब कोई पार्टनरशिप पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग में काम करे। जैसे आप लोगों ने पार्टनरशिप कर ली कि भाई हम तो खिलौने बनाएंगे, हम पार्टनरशिप में खिलौने बनाएंगे, तो आपने क्या है पर्टिकुलर आपने एक एडवेंचर उठा लिया, टॉय इंडस्ट्री में आप टॉयज़ बचाओगे। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर एडवेंचर और पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में जब आप काम करेंगे तो ये सेक्शन 8 के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखना। और लर्न दिस सेक्शन, देखो रिट पिटिशन होती है ना, उसी से ही WP है 7 और 8, ये आप अच्छे से याद रखना है, ये बहुत पूछते हैं। WP से मैंने याद किया था कि W पहले आ जाते हैं। सेक्शन 9 जो है जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर के बारे में बताता है। जनरल ड्यूटीज़ में क्या है, सबसे पहले GCA ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, दूसरा क्या है जस्ट एंड फेटफुल टू ईच अदर, तीसरा है रेंडर ट्रू अकाउंट्स, मतलब जब एक दूसरे को जो है भैया अकाउंट्स जो है बिल्कुल सच्चे दिखाएंगे, घपले वपले नहीं करेंगे, एटलीस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। सेक्शन 10 बात करते हैं ड्यूटी टू इंडemnify फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड, ये सेक्शन 10 है, ये जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछा जाता था। सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसका जो एक्सेप्शन है वो है टू सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म वाइल ही इज़ अ पार्टनर। तो भैया ये बात करते हैं डिटर्मिनेशन मतलब ख़त्म हो जाती है जब चीज़ें ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। और इसमें जो है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है ये इसका एक्सेप्शन है। कैसे ये एक्सेप्शन है, जनरली जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज़ कहते हैं कि आप ना किसी बंदे को जो है काम करने से रोक नहीं सकते हो, चाहे वो कोई भी काम करे। ठीक है, आप उसको कभी रोक नहीं सकते हो। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो ये क्लॉज है वो यही चीज़ कहता है कि अ पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ अ फर्म वाइल ही इज़ अ पार्टनर। बट जब वो एक बंदा जो है पार्टनर है और उसका जो वो टॉय का काम करती है, सपोज करो उसकी फर्म, और अगर वो दूसरे बंदे के साथ भी टॉय का काम करने लग जाएगा, तो जहाँ वो पहले वाले पार्टनर्स के साथ काम करे, वो कह सकते हैं ना कॉल्यूजन में आ सकता है। वो समझ ही नहीं पाएगा यार इसको ज़्यादा सपोर्ट करूँ उसको ज़्यादा सपोर्ट करूँ, या वो मेंटली ऐसा हो जाएगा यार इनको हरा के उसको जिता देता हूँ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए ये क्लॉज आया और इसीलिए जो है सेक्शन 27 का ये एक्सेप्शन है, सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्यों, वहाँ जो है वो गुडविल से रिलेटेड एक बात करता है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये भी चीज़ मेंशन है कि आप कभी भी ना किसी बंदे को ट्रेड करने से रोक नहीं सकते। उसके अंदर एक्सेप्शन जो है 27 जो है आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ज़रूर पढ़ना। द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट, एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू एक्ट डिलीजेंटली। प्लस अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होगा तो उसका वोट कैसे करोगे आप, मेजॉरिटी से। चौथा है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव टू एक्सेस इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो क्या है, आपको ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 12 ये जो 4 हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, बस इनको दिमाग में पढ़ लो कि आपने यहाँ कंडक्ट, डिलीजेंटली, मेजॉरिटी और कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी थी। बस आपको ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। सेक्शन 13 बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। इसमें जो है आपके जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। पहला कहता है कि पार्टनर को जो है रेम्यूनरेशन या सैलरी नहीं मिलती है। क्यों, वो पार्टनर होता है, वो अपने प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटते हैं। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप में कोई कैपिटल प्रोवाइड की है उस फर्म को, तो भैया उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा अगर उस टाइम उस फर्म को प्रॉफिट हुआ। ठीक, अच्छा, अगर कोई भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। अगर फर्म को उसने पैसे दिए या फर्म के पास पैसे नहीं थे, उसने इमीडिएटली फर्म की मदद करी हो, तो भाई फर्म उसको रीपे करेगी। प्लस एफ कहता है अगर उसके किसी एक्ट से, विलफुल नेग्लिजेंस से उस फर्म का नुकसान होता है तो वो फर्म को रीपे करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ अ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, द इम्प्लाइड अथॉरिटी जो कि सेक्शन 19 में मेंशन होती है ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। तो ये जो ए से लेके जी है ना, ये जो काम है वो पार्टनर कभी नहीं कर सकता, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म में क्यों ना हो। वो अकेले जो है वो नहीं कर सकता। मतलब एक सिंगल पार्टनर जो है पूरी फर्म के लिए ये सारे के सारे ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक, क्या चीज़ है, सबमिट कर दे डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में, नहीं। ओपन कर दे बैंक अकाउंट, नहीं। नहीं तो सारे पार्टनर ऐसे करके चुपचाप दूसरों के पैसे भी लेके भाग जाए। कॉम्प्रोमाइज़ कर दे या रेलिंक्विश कर दे क्लेम को, वो भी नहीं कर सकता कोर्ट में। कॉम्प्रो मतलब मिल बांट के जी रफा दफ़ा कर दो। रेलिंक्विश मतलब अपनी राइट ही डिस्पोज ऑफ कर दो, जी ले जाओ सारा सामान, कोई दिक्कत नहीं। विड्रॉ नहीं कर सकता किसी सूट प्रोसीडिंग को, कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, ना ही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, और ना ही किसी और के साथ अपने आप जो है पार्टनरशिप में आ सकते हैं, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ऑल द एक्ट शैल नॉट बी डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बाय अ पार्टनर। तो वो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए,
सेक्शन 28 बात करता है होल्डिंग आउट, जिसको हम एस्टॉपल भी कहते हैं, कि अगर कोई कॉरपोरेशन पोर्ट्रे करती है एक बंदे को कि ये हमारा पार्टनर है, या वो बंदा जो है वो पोर्ट्रे करता है कि हाँ जी मैं तो इस फर्म का पार्टनर हूँ, और जो थर्ड पार्टी है वो बिलीव कर लेती है इस फैक्ट को ईमानदारी से, गुड फेथ में, कि हाँ जी ये तो पार्टनर है, तो जो भी अब जो है थर्ड पार्टी कोई भी जो है लाइबिलिटी एक्वायर करेगी या कोई भी वो ऐसा एक्ट कर लेगी और वो उसके साथ पार्टनरशिप में आ जाएगी, तो भैया थर्ड पार्टी जो है वो यही मानेगी, उसके लिए ये बिल्कुल माना जाएगा कि हाँ जी थर्ड पार्टी की इंटेंशन सही थी, और वो जो बंदा है और वो जो फर्म है इन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की है, जो भी लाइबिलिटी इनकर की है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की है, अब उन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं जी मैं तो पार्टनर ही नहीं था, मेरी गलती हो गई, ऐसे हो गई, या वो कॉरपोरेशन ऐसे नहीं कह सकती कि भाई साहब हमसे तो गलती हो गई, या ये तो हमारा बंदा ही नहीं है। नहीं, अगर आपने विलफुली पोर्ट्रे की है तो भाई साहब आप फंसोगे। यही सेक्शन 28 बात करता है होल्डिंग आउट एस्टॉपल के नाम से भी कहते हैं हम इसको। सेक्शन 25 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। वो कैसी होती है, जॉइंट भी होती है प्लस सेवरल भी होती है। ये आप याद रखना, एमसीक्यू में वर्ड पूछ लेते हैं जॉइंट एंड सेवरल, कि पार्टनर लाइबिलिटी क्या होगी, जॉइंट लिख देंगे, सेवरल लिख देंगे, फिर जॉइंट एंड सेवरल लिख देंगे, या डी में लिख देंगे नन ऑफ द अबव, तो जॉइंट एंड सेवरल। सेक्शन 30 बात करता है माइनर्स एडमिटेड टू दी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या जो है माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं बेनिफिट में? बिल्कुल कर सकते हो। ही विल बी लाइबल टू गेट ओनली बेनिफिट्स बट नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस और लाइबिलिटी। जब तक वो माइनर है उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे, पर उसके ऊपर कोई भी लॉस या लाइबिलिटी जो है उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा पार्टनरशिप की। एडमिट ओनली विद कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर। सपोज करो भाई अगर माइनर को आपको पार्टनरशिप के अंदर ऐड करना है तो वो कब आप कर पाओगे, जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो, एट एनी टाइम विद इन द 6 months ऑफ हिज अटेनिंग द मेजोरिटी और ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट। प्लस कंडीशन अब ये शुरू होती है भैया, जैसे ही वो मेजर हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको बताना होता है कि हाँ जी मैं पार्टनरशिप के अंदर या तो आना चाहता हूँ या मैं नहीं आना चाहता हूँ। सच पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस दैट ही हैज़ इलेक्टेड टू बिकम और दैट ही हैज़ नॉट इलेक्टेड। प्लस उस बंदे को पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा कि हाँ जी या तो मैं इस पार्टनरशिप में आ गया हूँ या मेरे अब इस पार्टनरशिप से कोई वास्ता या रिलेशन नहीं है। इफ़ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन दी फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट सैड 6 months। और अगर उसने 6 महीने तक नोटिस नहीं दिया तो आप ये मान लीजिए कि भैया अब वो पार्टनरशिप में के अंदर एक एज अ पार्टनर हो गया, फुल फ्लेजेड पार्टनर। सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर की बात करता है, और 32 रिटायरमेंट, 33 एक्सपल्शन मतलब बाहर निकालना, 34 इंसॉल्वेंसी, 35 लाइबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर। आपको ये पांचों सेक्शन याद करने। इसको कैसे याद रखोगे भाई, आई से इंट्रोडक्शन, आर से रिटायरमेंट, ई से एक्सपल्शन, आई से इंसॉल्वेंसी और डी से डिजीज पार्टनर। पर इसको आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे, आई रीड के नाम से, पर यहाँ आई की जगह जो है जब हम बोलेंगे तो ए है, पर वैसे क्या है आई है। आई रीड इंट्रोडक्शन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी और डिजीज। तो इंट्रोडक्शन किस में भाई, 31 में। एक सेक्शन याद कर लो और ये चीज़ याद कर लो, स्टार्टिंग का 31 आई से शुरू हो रहा है, बस उसके बाद आप खुद ही अरेंज कर दोगे। अगर किसी को आपने को इंट्रोड्यूस कराना हो तो कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स की, एंड ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर द इंट्रोडक्शन। सिंपल सी बात है भाई, अगर वो आज इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कंपनी के 2 साल पहले वाले लॉस या प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना अकाउंटेबल होगा। 32 बात करता है रिटायरमेंट की, कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स। वो कहता है अगर किसी को रिटायर भी होना है तो उसको सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, प्लस अगर पार्टनरशिप जो है विल पे है तो भाई वो उसको रिटायर होना है कोई बात नहीं, वो सबको नोटिस दे दें कि जिससे एटलीस्ट सब लोगों को पता चल जाए और पब्लिक को पता चल जाए कि नाउ ही इज़ नॉट एक्टिंग एज अ पार्टनर, या वो अब पार्टनर रहा ही नहीं उसके अंदर। ठीक, 33 बात करते हैं एक्सपल्शन की, 34 बात करता है भाई इंसॉल्वेंसी की जब कंगला हो जाए, 35 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर। ये आप अंदर से बैरक से खुद पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। 39 बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, और ये ऐसे शुरू हो गया, देखिए एग्रीमेंट से कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, कंटिजेंसी में कब होगा, पार्टनरशिप एट विल पे कब होता है, और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कब होता है। इसको याद करने का क्या तरीका है, पीछे वाला आप याद कर लो आई रीड के नाम से 31, यहाँ याद कर लो फेस जिसमें ई कुछ नहीं और CPWC, जैसे CPC था ना तो CPWC, फेस CPWC, इससे आप याद कर लो। और यहाँ देखो फेस मतलब F, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म कहाँ मेंशन है, सेक्शन 39 में। एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट किधर मेंशन है, 40 में। ए, सी कहाँ है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ई मैंने छोटा लिखा मतलब नहीं आएगा। इसके बाद जो आता है सर्टेन कंटिजेंसीज का सी। पी जो है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल, तो PW देखिए PWC एक कंपनी में है ना, पार्टनरशिप एट विल हो गया।
और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कहाँ मेंशन है, सेक्शन 44 में। अंदर अंदर आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादातर ये क्या करते हैं, इनके सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं, पर फिर भी बेसिक से सेक्शन है, मैं आपको बताना चाहता था कि आप ये पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन ना आ जाए गलती से। सेक्शन 69 बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की। कोई भी पेनल्टी अगर होगी तो 70 में लगती है, 3 महीने की होती है। पब्लिक नोटिस कहाँ देते हो आप, सेक्शन 72 में। REDM इन केसेस में आपको देना होता है, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, डिसोल्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेजॉरिटी में, जो हमने पीछे पढ़ा ना सेक्शन 30 में। तो रेड एम इन सिनेरियोज में आपको नोटिस देना है, और पावर टू मेक रूल्स जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ जो है देखिए फेस जो है, यहाँ जो है फेस CPWC में P और E तो मैंने सिर्फ याद करवाने के लिए बनाया, जिससे मीनिंग बन जाए थोड़ा सा। तो E और P तो कुछ नहीं है, पर यहाँ 3 C आ रखे हैं, तो इनको याद करने का तरीका है कंपलसरी, कंटिजेंसी और कोर्ट। अब आप कहोगे कौन सा C पहले था, तो भाई ये डिक्शनरी की तरह अरेंज हो रहे हैं, M पहले आता है, फिर N आता है, फिर U आता है, तो इसलिए कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आप ये बात याद रखना कि पहले कंपलसरी है, फिर कंटिजेंसी और फिर कोर्ट है। अगर 4 दे दे और आपको अरेंज करना पड़ जाए तो आप टेंशन में, जिससे पेपर में ना हो। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो आया था 2008 में आया था, ये कहता है सेपरेट एंटिटी होती है पार्टनरशिप फर्म की और परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो बेसिकली LLP क्या था, जैसे कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और पार्टनरशिप को थोड़ा कंपनी जैसा बनाने के लिए। पार्टनरशिप और कंपनी ऑल दो अलग अलग हैं, पर क्या है थोड़ी सी एक्स्ट्रा राइट्स मिल जाए LLP, इसके लिए जो है LLP एक्ट आ गया था। इससे क्या है वो सेपरेट एंटिटी भी होगी, परपेचुअल सक्सेशन हो गया। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल हेयर, ये चीज़ आप याद रखना। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए होते हैं LLP में, whom वन शैल बी अ रेजिडेंट, इनमें से एक जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। LLP कैसे वाउंड अप हो सकती है, मतलब बंद कैसे हो सकती है, या तो आप खुद बंद कर दो या एक आपको जो ट्रिब्यूनल है वो बंद कर दे। तीसरी चीज़ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अप्लाई करा सकती है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन LLP एक्ट। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, आपको हर हाल में LLP की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। प्लस मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं LLP में उनकी कोई लिमिट नहीं है, बट पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो है वो जो है मैक्सिमम पार्टनर्स जो है 50। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब जब हम यहाँ ट्रिब्यूनल बोलेंगे तो मतलब यहाँ है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ एप्लेट ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सीरीज़ और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे सीधे टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स ख़त्म करा दूँ, पर 31 जनवरी तक मेरे को किसी पर्सनल काम आ गया है। तो अगर वीडियोस की ड्यूरेशन कम हो या तो आप टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल 31 जनवरी के बाद से वापस डेली वीडियोस डालना शुरू कर दूँगा। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।